एक थका हुआ एकल पिता एक भीगी हुई नर्स और उसकी छोटी बेटी को मूसलाधार बारिश में फंसा हुआ देखता है, बिना ये जाने कि उनके पास जाने के लिए अब कोई जगह नहीं बची। वो यह नहीं समझ पाता कि मदद के लिए बढ़ाया गया उसका हाथ उन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। ये कहानी है कि कैसे एक तूफानी रात में किया गया एक छोटा सा दयालु कार्य किसी असाधारण चीज की शुरुआत बन गया। शुरू करने से पहले हमें बताइए कि आप दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं। हमें हमेशा ये देखना अच्छा लगता है कि हमारी कहानी कितनी दूर तक पहुंचती है। उस रात बारिश झरने की तरह बरस रही थी, हर आकृति को धुंधला कर रही थी और सड़क को असलियत से भी ज्यादा सनकरी बना रही थी। अर्जुन मल्होत्रा ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ कस ली, उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। उसकी आंखें सामने टिकी रहीं जब उसकी पिकअप ट्रक दार्जिलिंग हाइट्स से गुजर रही थी। तब रात के 11 बजकर कुछ ही मिनट हुए थे। डैशबोर्ड की घड़ी नीली रोशनी में चमक रही थी। रेडियो खामोश था। पीछे की सीट पर उसका बेटा गहरी नींद में था, उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ। एक स्नीकर्स उसके पैर से फिसल चुका था। कबीर किराने की दुकान से निकलने के सिर्फ 5 मिनट बाद ही सो गया था। कागज के बैग हर मोड़ पर फर्श पर इधर उधर खिसक रहे थे। अर्जुन ने सोचा था कि वो उसे घर के ड्राइववे में पहुंचकर जगा देगा, लेकिन बारिश ने हर चीज को धीमा कर दिया और कुछ मीलों तक वो बस गाड़ी चलाता रहा। वह 7th स्ट्रीट से गुजरा, फिर उस पुराने डाइनर के पास से जहां बंद होने के बावजूद नियन साइन टिमटिमा रहा था। जब उसने बस स्टॉप के पास वाले चौराहे के करीब रफ्तार धीमी की तो फुटपाथ पर कुछ उसकी नज़र में आया। वह अनजाने में ही धीमा हो गया। एक महिला बस स्टॉप की सनकरी धातु की छत के नीचे खड़ी थी। उसके कंधे सिकुड़े हुए थे। एक छोटी लड़की उससे सटी हुई थी। दोनों ही भीगे हुए थे, जबकि उनके पास छत थी। महिला अपने कपड़े के बैग को सीने से ऐसे लगाए हुए थी जैसे वही आखिरी सूखी चीज हो जो उसके पास बची हो। लड़की सड़क की ओर देख रही थी, बिना पलक झपकाए। उसके बालों की लटों से बारिश की बूंदें टपक रही थीं। अर्जुन का पैर एक्सेलरेटर पर ठहर गया। बस स्टॉप की लाइट भनभना रही थी। कोई बस नहीं आ रही थी, कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं रुकी। मत, उसने खुद से बुदबुदाया, लगभग बिना आवाज के। उसने घड़ी के बारे में सोचा, कबीर की नींद के बारे में, उस लंबे दिन के बारे में जो सूरज उगने से पहले शुरू हुआ था और जैसे कभी खत्म ही नहीं होता था। उसने अपने घर के बारे में सोचा, शांत, धुंधला और हर रात की तरह वैसा ही दोहराव भरा। वो उनके पास से गाड़ी चलाकर निकल गया, लेकिन वो दृश्य उसके साथ बना रहा। लड़की के जूते, इतने पतले कि दया आ जाए। महिला का वह अंदाज जिसमें उसने न तो हाथ हिलाया न ही मदद के लिए इशारा किया, बस वहां खड़ी रही जैसे उसने पहले ही मान लिया हो कि कोई नहीं रुकेगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली, रियरव्यू मिरर में झांका। कबीर थोड़ा हिला, एक लंबी सांस छोड़ी, फिर से गहरी नींद में डूब गया। अगले ट्रैफिक सिग्नल पर वह पूरी तरह रुक गया। एक पल के लिए कुछ भी नहीं हुआ, फिर उसने इंडिकेटर चालू किया, धीरे धीरे यू टर्न लिया। गीली सड़क पर टायर हल्का सा चीखे। जब वो वापस आया और बस स्टॉप के पास गाड़ी रोकी, उसकी छाती कस गई, जैसे उसने किसी ऐसी चीज के लिए हाँ कह दी हो जिससे अब पीछे नहीं हट सकता। उसने खिड़की नीचे की, बारिश तुरंत अंदर आ गई। हे, उसने पुकारा, अपनी आवाज शांत रखते हुए। तुम दोनों ठीक हो? महिला ने उसे देखने से पहले हल्का सा चौंककर सिर उठाया। करीब से अर्जुन उसकी थकान साफ देख सकता था। यह नींद वाली थकान नहीं थी, ये पूरी तरह से टूट जाने वाली थकान थी। उसकी आंखें तेजी से इधर उधर घूमी, जैसे हर चीज को परख रही हो। छोटी लड़की बिल्कुल भी नहीं हिली। हम ठीक हैं, महिला ने जल्दी से कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया, जैसे उसे यही जवाब उम्मीद थी। बस लेट है? महिला एक पल के लिए ज्यादा देर तक चुप रही। कुछ ऐसा ही। बारिश और तेज हो गई। कार की छत पर जोर जोर से पड़ने लगी और उस खामोशी को भरने लगी। अर्जुन ने लड़की की ओर देखा। तुम्हें ठंड लग रही है? लड़की की ठुड्डी हल्की सी ऊपर उठी। उसने जवाब नहीं दिया। महिला का हाथ उसके कंधे पर और कस गया। वह ठीक है, फिर धीमी आवाज में, हम ठीक हैं। अर्जुन ने दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। उसकी जैकेट तुरंत भीग गई। वो घूमकर पैसेंजर साइड की ओर गया और कार की तरफ इशारा किया। मैं रिज व्यू की तरफ जा रहा हूं, कम से कम तुम्हें बारिश से बाहर निकाल सकता हूं। थोड़ा गर्म हो जाओगे, कोई शर्त नहीं है। महिला ने उसकी ओर देखा। इतने पास से
अर्जुन ने महसूस किया कि उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, ठंड से या चिंता से। वो समझ नहीं पाया। उसने अर्जुन के पार सड़क की ओर देखा, फिर वापस कार की ओर। उसका जबड़ा कस गया। मैं अनाया हूं, ये रिया है। अर्जुन ने सिर हिलाया। अर्जुन, मेरा बेटा पीछे है, वो सो रहा है। ये बात जैसे मायने रखती थी। अनाया के कंधे थोड़ा ढीले पड़ गए। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, बस। उसने अपने बैग की ओर इशारा किया। कोई बात नहीं, लिफ्ट लेने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अनाया ने रिया की ओर देखा। लड़की ने एक बार सिर हिलाया, छोटा लेकिन साफ इशारा। वे कार में बैठ गए। अंदर जल्दी ही बारिश और गीले कपड़ों की गंध भर गई। रिया सीट में सिमट गई। उसके हाथ उसकी गोद में टिके थे। उसकी नज़र पीछे की सीट पर सोए हुए कबीर की ओर गई। अनाया ने अपनी जैकेट नहीं उतारी, बैग को कसकर पकड़े रखा। अर्जुन ने फिर से गाड़ी आगे बढ़ाई। कुछ मिनटों तक कोई कुछ नहीं बोला। वाइपर आगे पीछे चलते रहे। उनकी आवाज़ उस खामोशी में भारी लग रही थी। हीटर हल्के से गुनगुनाया जब अर्जुन ने तापमान बढ़ाया। धन्यवाद, आखिरकार अनाया ने कहा। उसकी आवाज़ धीमी, विनम्र थी, जैसे उसने उसे बिना भावनाओं के बोलने की आदत बना ली हो। कोई बात नहीं, अर्जुन ने जवाब दिया। वे सिटी सेंटर की ओर जाने वाले मोड़ से गुजरे। अनाया ने ध्यान दिया। बस स्टॉप तो पीछे रह गया। उसने कहा। हाँ, अर्जुन ने जवाब दिया। क्या तुम्हें कहीं खास जाना है? उसने हल्का सा निगल लिया। ठीक ठीक नहीं। ये शब्द हवा में ठहर गए। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी नज़र अब भी सड़क पर थी। तुम मेरे घर आकर सूख सकती हो, थोड़ा गर्म हो सकती हो, फिर आगे सोच लेना। अनाया तनकर रह गई। ज़रूरत नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा कि ज़रूरी है, बस ये कि तुम आ सकती हो। उसने फिर उसकी ओर देखा, इस बार ज़्यादा ध्यान से। कितनी देर के लिए? अर्जुन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने गाड़ी को एक शांत सड़क की ओर मोड़ा, जहां घर गीली घास के पीछे दूर दूर थे और बरामदों की लाइटें बारिश में धुंधली चमक रही थीं। बस आज रात, उसने कहा, फिर देखेंगे। अनाया ने खिड़की की ओर मुंह फेर लिया। रिया हीटर के पास झुक गई, अपने हाथ गर्म हवा की ओर फैलाते हुए। वे आधी रात से ठीक पहले अर्जुन के घर पहुंचे। घर वैसा ही था जैसा हमेशा, छोटा, अंधेरा, स्थिर। अर्जुन ने इंजन बंद किया और बारिश की बूंदों को बोनट पर गिरते हुए सुना। मैं बोझ नहीं बनना चाहती, अनाया ने धीरे से कहा। अर्जुन ने कार का दरवाज़ा खोला। तुम बोझ नहीं हो। अंदर घर में कपड़े धोने की खुशबू और उस सूप की महक थी जिसे अर्जुन ने पहले गर्म किया था। उसने कबीर को पीछे की सीट से उठाया, ध्यान रखते हुए कि वह जागे नहीं। कबीर हल्का सा हिला, कुछ बड़बड़ाया, फिर उसके कंधे पर ढीला पड़ गया। अनाया ध्यान से देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अनकहा भाव झलक रहा था। एक खाली कमरा है, अर्जुन ने कहा, गलियारे की ओर इशारा करते हुए। बाथरूम उधर है, तौलिए सिंक के नीचे हैं। अनाया फिर झिझकी, फिर अंदर चली गई। रिया उसके पीछे पीछे आई। उसके जूते कालीन पर हल्की चप चप की आवाज कर रहे थे। धन्यवाद, अनाया ने कहा, और इस बार उसकी आवाज हल्के से कांप रही थी। अर्जुन ने कबीर को बिस्तर पर लिटाया, उसे हमेशा की तरह कंबल उड़ाया। जब वह लौटा, अनाया गलियारे में खड़ी थी, समझ नहीं पा रही थी कि अपना बैग कहाँ रखे। तुम इसे वहां रख सकती हो, अर्जुन ने कहा। उसने सिर हिलाया और आखिरकार उसे नीचे रख दिया। बाहर बारिश अब भी लगातार गिर रही थी। अंदर 3 अजनबी खामोशी में खड़े थे, अतीत और आने वाले समय के बीच कहीं अटके हुए। सुबह किसी तेज रोशनी के साथ नहीं आई, बल्कि धीरे धीरे कमरे में घुल गई। बारिश अब फुहार बन गई थी, खिड़की पर हल्के हल्के दस्तक देती हुई, जैसे अब भी कुछ कहना बाकी हो। अर्जुन अलार्म बजने से पहले ही जाग गया, हमेशा की तरह, कुछ सेकंड तक छत को देखते हुए। फिर उसे याद आया कि घर में और लोग भी हैं। यह एहसास भारी होकर उस पर उतरा। वो उठकर बैठ गया, चेहरा मलते हुए। सुनने लगा। कोई बातचीत नहीं, कोई रोना नहीं, बस फ्रिज की हल्की आवाज और कहीं गलियारे के अंत में पानी बहने की धीमी ध्वनि। अर्जुन ने एक स्वेटशर्ट पहनी और बाहर निकल आया। बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला था, भाप गलियारे में फैल रही थी, साथ में ऐसे साबुन की खुशबू जो उसकी नहीं थी। एक बच्चे की गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी, सुर से बाहर लेकिन लगातार। रसोई में लाइट पहले से जल रही थी,
अनाया काउंटर के पास खड़ी थी। उसके बाल अब भी गीले थे, ढीले से पीछे बंधे हुए। उसकी आस्तीनें मुड़ी हुई थी जब वह सिंक में एक कप धो रही थी। उसने उसे सुनते ही रुक गई। सुप्रभात, अर्जुन ने कहा। वह मुड़ी, थोड़ा चौंकी, फिर सिर हिलाया। उम्मीद है कि यह ठीक है। रिया जल्दी उठ गई थी। मैंने सोचा, उसने हल्के से इशारा किया। कॉफी? कोई बात नहीं, अर्जुन ने कहा। आराम से रहो। उसने राहत की सांस ली। मुझे सीरियल भी मिल गया। रिया ने एक कटोरा खा लिया। अच्छा, अर्जुन ने कहा। वो ठीक से सोई? अनाया की नज़र एक पल के लिए गलियारे की ओर गई। हाँ। अर्जुन ने अपने लिए कॉफी डाली और काउंटर से टिक गया। दिन की रोशनी में अनाया पिछली रात से कम उम्र की लग रही थी। अब भी थकी हुई, लेकिन उतनी टूटी हुई नहीं, सतर्क, देखने वाली। वह बाथरूम में है, अनाया ने जोड़ा। मैंने उससे कहा कि वह आपके बेटे को न जगाए। कबीर को जगाना मुश्किल है, अर्जुन ने कहा। काफी कोशिश करनी पड़ती है। लगभग उसी समय एक दरवाजा चरमराया। कबीर लड़खड़ाते हुए रसोई में आया। उसके बाल बिखरे हुए थे। वह एक आंख मल रहा था। वह अनाया को देखकर रुक गया। फिर रिया उसके पीछे दिखाई दी। उसके कंधों पर तौलिया था। अचानक थोड़ी झिझकती हुई अर्जुन ने गला साफ किया। गुड मॉर्निंग बेटा। कबीर ने दोनों के बीच नजर घुमाई। वो कौन है? ये अनाया है, अर्जुन ने कहा। और ये रिया। ये लोग बारिश की वजह से रुके हैं। कबीर ने बिना सवाल किए इसे स्वीकार कर लिया, जैसे बच्चे अक्सर करते हैं। उसने सिर हिलाया, फिर रिया की ओर देखा। मैं कबीर हूं। रिया ने उसे एक पल देखा, फिर अपना तौलिया ऊपर उठाया जैसे कोई चोगा हो। मैं उड़ सकती हूं। कबीर का चेहरा चमक उठा। सच में? हाँ। दोनों दौड़ते हुए गलियारे में चले गए, तौलिया रिया के पीछे घिसटता हुआ। कबीर हंसता हुआ उसके पीछे भागा। उनकी आवाज़ें धीरे धीरे लिविंग रूम की ओर दूर होती गईं। अनाया ने उन्हें जाते हुए देखा। उसके भीतर की कोई कसावट धीरे धीरे ढीली पड़ गई। ये जल्दी घुल मिल जाते हैं, उसने कहा। हाँ, अर्जुन ने जवाब दिया। स्कूल में वो शांत रहता है, लेकिन घर पर? उसने कंधे उचका दिए। अनाया ने सिर हिलाया, बिना और कुछ पूछे समझ गई। वे कुछ देर वहीं खड़े रहे, और रसोई अचानक बहुत शांत लगने लगी। मुझे समझाना चाहिए, अनाया ने कहा। कल रात के बारे में। अर्जुन ने अपना कप उठाया। जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूं, उसने जल्दी से कहा। मैं बस। वो रुकी, शब्द ढूंढते हुए। मैं बस से नहीं छूटी थी। ठीक ठीक, अर्जुन ने इंतजार किया। मैंने कुछ हफ्ते पहले अपनी नर्स की नौकरी खो दी। उसके बाद सब कुछ बहुत जल्दी बिखर गया। अर्जुन ने बीच में नहीं टोका। मैं किसी के यहाँ रह रही थी, फिर वो भी खत्म हो गया। मुझे लगा मैं तब तक संभाल लूंगी जब तक दूसरी नौकरी मिल जाए। लेकिन वो हल्का सा हंसी, बिना खुशी के। लगता है उम्मीद से किराया नहीं भरा जाता। उसने उसकी ओर देखा, सच में देखा। मुझे आपसे कुछ उम्मीद नहीं है। हम आज ही चले जाएंगे। अर्जुन ने कॉफी की एक घूंट ली। तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं है। अनाया का जबड़ा कस गया। मैं ढूंढ लूंगी। क्या तुम कल रात वही कर रही थी? रास्ता ढूंढ रही थी? उनके बीच खामोशी फैल गई। दूसरे कमरे से रिया और कबीर की हंसी सुनाई दे रही थी। मैं रहने के लिए नहीं कह रही, मैं बस नहीं चाहती। वो रुकी, गलियारे की ओर देखते हुए। मैं नहीं चाहती कि रिया इसे सामान्य समझे। अर्जुन ने कप नीचे रखा। मैं भी नहीं। अनाया ने हैरानी से पलकें झपकाईं। वह धीमी आवाज में बोला। लेकिन कभी कभी चीजें इतनी जल्दी बिखर जाती हैं कि हम उन्हें बच्चे को समझा भी नहीं पाते। इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो गई हो। उसकी आंखें एक पल के लिए नर्म पड़ गईं, फिर उसने नजर फेर ली। तुम कुछ दिन यहां रह सकती हो, अर्जुन ने कहा। खुद को संभाल लो। कुछ दिन समस्या बन सकते हैं, अनाया ने जवाब दिया। सिर्फ तभी जब हम उसे समस्या बनने दें, अर्जुन ने कहा। मेरे पास एक खाली कमरा है। वैसे भी वो खाली पड़ा है। खाली पड़ा है। शब्द हवा में जरूरत से ज्यादा देर तक ठहरे रहे। अनाया ने इसे महसूस किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैं अपना हिस्सा निभाऊंगी। खाना, सफाई, बच्चों का ख्याल, जो भी हो। अर्जुन ने सिर हिलाया। तुम मुझ पर कुछ नहीं उधार रखती। मुझे ऐसा करना होगा ताकि मुझे ठीक लगे। उसने उसे कुछ पल देखा, फिर सिर हिलाया।
ठीक है। उस सुबह के आखिर में जब उन्होंने अलग अलग प्लेटों में पैनकेक खाए और दो बच्चों के बीच इस बात पर हल्की सी बहस हुई कि खिड़की के पास कौन बैठेगा, अर्जुन कबीर को स्कूल छोड़ने ले गया। रिया ने खिड़की से बाहर झांकते हुए अपना चेहरा शीशे से लगा लिया जब वे खेल के मैदान के पास से गुजरे। क्या आप यहीं रहते हैं? उसने पूछा। फिलहाल हाँ, अर्जुन ने जवाब दिया। उसने संतोष से सिर हिलाया। जब वे वापस लौटे, अनाया बरामदे के बाहर खड़ी थी, फोन हाथ में। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। कुछ मिला? अर्जुन ने पूछा। उसने सिर हिलाया। हर जगह रेफरेंस चाहिए या ऐसी शुरुआत की तारीख जो मैं दे नहीं सकती? या? वो रुकी। मैं कोशिश करती रहूंगी। तुम कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकती हो, अर्जुन ने कहा, अगर चाहो तो। धन्यवाद। दिन एक सतर्क लेकिन संभलने योग्य लय में बीता। अनाया ने नौकरी के लिए आवेदन भेजे। रिया मेज पर रंग भरती रही। अर्जुन ने अलमारी के ढीले किवाड़ को ठीक किया, जिसे वो महीनों से टाल रहा था। शाम ढलते ढलते आखिरकार बारिश थम गई। अनाया खिड़की के पास खड़ी होकर बादलों को छटते हुए देख रही थी। हमें जल्दी निकल जाना चाहिए, उसने बिना मुड़े कहा। अर्जुन दरवाजे के फ्रेम से टिक गया। तुम आज रात भी रुक सकती हो। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की। ठीक है। उस रात जब बच्चे अपने अपने कमरों में सो गए, फिर भी किसी तरह दीवार के पार एक दूसरे से फुसफुसाते रहे, अर्जुन जागता रहा, अपने ही घर में अजनबी सी आवाज़ों को सुनते हुए। कदमों की आहट, हल्की सी खांसी, फर्श की धीमी चरमराहट। यह असहज नहीं था, यही बात उसे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी। गलियारे के अंत में अनाया खाली कमरे के बिस्तर के किनारे बैठी थी। रिया के कपड़ों को सावधानी से तह कर रही थी, हर चीज को दराज में ऐसे रख रही थी जैसे ये सब हमेशा के लिए रहने वाला हो। किसी ने जोर से कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों महसूस कर रहे थे, एक रात अब उससे कहीं ज्यादा बन चुकी थी। दिन हफ्तों में बदल गए, बिना किसी के ये सच में समझे कि वो पल कब आया। कोई बातचीत नहीं हुई जिसमें वे सहमत हुए हों। ऐसा कोई क्षण नहीं था जब अर्जुन ने कहा हो, तुम रह सकती हो, और अनाया ने जवाब दिया हो, हम रहेंगे। सब कुछ बस धीरे धीरे अपनी जगह बैठता चला गया। सुबहें अब पहले से जल्दी शुरू होने लगीं। ज्यादातर दिनों में रिया सूरज उगने से पहले ही उठ जाती, अपने मोजे घसीटती हुई गलियारे में चलती, जो हमेशा उसके पैरों से उतर जाते थे। कभी वो कबीर के कमरे में घुस जाती और तब तक फुसफुसाती रहती जब तक वो जाग न जाए। कभी वो रसोई में बैठकर पेंसिल से बार बार एक ही घर बनाती रहती। अनाया अपनी जेब में एक छोटा नोटबुक रखती थी, जिसकी पन्नियां इस्तेमाल से मुलायम हो चुकी थीं। हर सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद वह मेज पर बैठकर फोन करती। उसकी आवाज़ शांत और पेशेवर होती, जैसे वो अब भी काम पर हो। कॉल खत्म होने पर वह नोट्स लिखती, कुछ काटती, फिर अगला नंबर मिलाती। अर्जुन ने देखा कि उसने कभी शिकायत नहीं की, न तब जब कॉल्स बेनतीजा रहीं, न तब जब रिया ने पूछा कि उनका घर क्यों नहीं है। वह नरमी से जवाब देती, बात को मोड़ देती, ऐसा कोई वादा नहीं करती जो वह निभा ना सके। तीसरे हफ्ते तक अनाया ने कबीर को स्कूल के बाद लाना शुरू कर दिया। पहली बार अर्जुन आंगन में खड़ा झिझक रहा था, चाबी उसके हाथ में थी। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। मैं चाहती हूं, अगर तुम्हें ठीक लगे। कबीर बिना झिझक उसके पास भागा, उसका बैग पीछे उछलता हुआ। उन्हें मेरे टीचर का नाम पता है, उसने उस रात गर्व से कहा, और उन्हें किकबॉल के नियम भी आते हैं। अर्जुन को समझ नहीं आया कि क्या कहे। घर छोटे छोटे लेकिन साफ बदलावों से बदलने लगा। जूते दरवाजे के पास करीने से रखे जाने लगे, बिखरे नहीं रहते। फ्रिज में ताज़े फल दिखने लगे। लिविंग रूम अब सिर्फ गुजरने की जगह नहीं रहा, बल्कि ठहरने की जगह बन गया। कुछ शामों में अनाया खाना बनाती, साधारण व्यंजन, नूडल्स, चावल, चिकन, जिनमें वही मसाले होते जो उसके पास थे। उसने कभी अर्जुन से नहीं पूछा कि उसे क्या पसंद है, वो बस ध्यान देती कि वह किस चीज को दोबारा लेता है। रात के खाने के बाद बच्चे मेज पर होमवर्क करते, अनाया उनके बीच चलती रहती, सवालों का जवाब देती और झुंझलाहट को आंसुओं में बदलने से पहले ही शांत कर देती। अर्जुन सिंक के पास खड़ा बर्तन धीरे धीरे धोता, उसके सीने में एक अजीब सी भावना हल्के से कसती। एक बार रिया ड्राइववे पर गिर गई और उसका घुटना छिल गया। चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन वो फिर भी जोर जोर से रोने लगी।
थोड़ी नाटकीयता के साथ अनाया तुरंत उसके पास पहुंची। घुटनों के बल बैठकर स्थिर हाथों से घाव को देखा। कुछ नहीं हुआ, उसने शांत स्वर में कहा। मेरी तरफ देखो, सांस लो। रिया ने सुबकते हुए सिर हिलाया, फिर शांत हो गई। अर्जुन को मुंह फेरना पड़ा। उस रात उसने फर्स्ट एड बॉक्स को काउंटर पर खुला देखा। पट्टियां करीने से फिर से रखी हुई थीं। अनाया ने उसे फिर से भर दिया था। आदत है, उसने कहा जब अर्जुन ने नोटिस किया। छोड़ना मुश्किल है। काम से? उसने पूछा। वह ठिठकी। हाँ, बस इतना ही। कुछ रातों में जब बच्चे सो जाते, अर्जुन और अनाया सोफे के दो सिरों पर बैठते, एक दूसरे को छुए बिना। उनके बीच एक शांत समझ होती। टीवी पर कार्यक्रम चलते रहते, जिन्हें कोई सच में नहीं देख रहा होता। कभी वे हल्की फुल्की बातें करते, ट्रैफिक, स्कूल फंड, मौसम। कभी वे बस चुप रहते। एक बार अर्जुन वहीं सो गया। वो तब जागा जब उसने महसूस किया कि उसके ऊपर एक कंबल डाला जा रहा है। जब उसने आंखें खोलीं, अनाया पास खड़ी थी, मुड़ते हुए जैसे उसे जगाना नहीं चाहती हो। माफ करना, उसने फुसफुसाया। कोई बात नहीं, अर्जुन ने कहा। धन्यवाद। उसने सिर हिलाया और गलियारे की ओर चली गई। अर्जुन फिर से सो नहीं पाया। बच्चे जल्दी ही एक दूसरे से घुल मिल गए, जैसे बच्चे करते हैं जब उन्हें स्थिरता महसूस होने लगती है। वे खेल बनाते, तंबू लगाते, रंगों के लिए झगड़ते और फिर तुरंत सुलह कर लेते। एक दोपहर अर्जुन घर लौटा और उन्हें फर्श पर लिपटे हुए पाया। खेलते खेलते सो गए थे। अनाया पास में बैठी किताब पढ़ रही थी। ये सोफे तक भी नहीं पहुंच पाए, उसने धीरे से कहा। अर्जुन मुस्कुराया, इससे पहले कि उसे खुद एहसास होता। उसने और भी चीजें नोटिस की। अनाया ध्यान रखती थी, उसे याद रहता कि कबीर कौन सा सीरियल पसंद करता है, अर्जुन अपनी कॉफी कैसे पीता है, और वे रातें जब घर का माहौल भारी हो जाता था। उन पलों में वह चीजों को हल्का रखती, ज्यादा बोलती, खालीपन को भर देती बिना उसे बोझिल बनाए। एक शाम जब वे सफाई कर रहे थे, अनाया को काउंटर पर चिट्ठियों के ढेर के पीछे एक फोटो फ्रेम मिला। वह ठिठक गई। अर्जुन ने कमरे के उस पार से देखा। वह आगे बढ़ा और उसे धीरे से वापस ले लिया। तस्वीर में वो खुद था, जवान, एक काले बालों वाली महिला के साथ, जिसके बाल पीछे बंधे थे। दोनों किसी ऐसी चीज पर हंस रहे थे जो फ्रेम के बाहर थी। माफ कीजिए, अनाया ने तुरंत कहा। मेरा इरादा नहीं था। कोई बात नहीं, अर्जुन ने जवाब दिया। वह हिचकिचाई। क्या वो आपकी पत्नी थी? उसका नाम मीरा था। अनाया ने धीरे से सिर हिलाया। वह बहुत कोमल लगती हैं। वह सच में ऐसी ही थी, अर्जुन ने कहा। उसने तस्वीर को वापस रखा, लेकिन इस बार उसे छिपाया नहीं। अनाया ने यह नहीं पूछा कि कितना समय बीत चुका है, न ही यह कि क्या हुआ था। उसने बस इतना कहा कि वो उस पर गर्व करती, और फिर गलियारे की ओर इशारा किया जहां कबीर सो रहा था। अर्जुन ने हल्का सा निगल लिया। हाँ, उस रात जब सब सो गए थे, अर्जुन रसोई में खड़ा उस तस्वीर को देख रहा था, उस पुराने सन्नाटे के बारे में सोचते हुए, और इस बात के बारे में कि उसने कभी सोचा था कि खामोशी ही सबसे सुरक्षित होती है। गलियारे के अंत में अनाया भी जाग रही थी, छत को देखते हुए, घर की उन आवाज़ों को सुनते हुए जो अब धीरे धीरे परिचित हो रही थी। उसने अपना हाथ सीने पर रखा, एक ऐसी शांति को महसूस करते हुए जिस पर वो अभी पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रही थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों जानते थे, ये जो भी था अब अस्थायी नहीं रहा था। पहली दरार एक बहुत छोटी चीज से आई। वह मंगलवार की शाम थी, 7 बजे के बाद। कबीर का अगले दिन स्पेलिंग टेस्ट था और उसने जोर से ऐलान किया कि यह असंभव है। उसने पेंसिल पटक दी, कुर्सी पीछे खिसक गई। मुझे यह नफरत है, उसने कहा। मैं इसमें बहुत खराब हूं। तुम खराब नहीं हो, अर्जुन ने तुरंत कहा। उसकी आवाज में थकान झलक रही थी। कबीर ने जोर से सिर हिलाया। मैं हमेशा गलत करता हूं। अर्जुन कुछ कहने वाला था, वही दिलासा देने वाले शब्द जो वो पहले सैकड़ों बार कह चुका था, लेकिन जो निकला वो फीका था। कबीर के कंधे ढीले होने के बजाय और सख्त हो गए। अनाया, जो बर्तन धो रही थी, मुड़ी। वह कबीर के पास बैठ गई, खुद को उसके बराबर लाते हुए। सुनो, उसने नरमी से कहा, मेरी तरफ देखो। कबीर ने पहले नहीं देखा। वह धैर्य से इंतजार करती रही।
तुम जानते हो अभ्यास का असली मतलब क्या होता है? कबीर ने कंधे उचकाए। इसका मतलब है कि कुछ समय के लिए तुम्हारा खराब होना ठीक है। यही तो मकसद है। कबीर ने उसकी ओर देखा। सच, सच। वह मुस्कुराई। और तुम बिल्कुल भी खराब नहीं हो। तुम बस थक गए हो। उसने कागज को फिर से उसकी ओर सरका दिया। बस 2 शब्द और कर लो, फिर आराम। कबीर झिझका, फिर सिर हिलाया। ठीक है। अर्जुन किचन काउंटर से खड़ा देख रहा था। उसके सीने में एक असहज कसाव उठ रहा था। ये कृतज्ञता थी, हाँ, लेकिन कुछ और भी। एक तीखी समझ कि उसकी अपनी धैर्य की सीमा कहाँ खत्म हो जाती है। उस रात जब बच्चे सो गए, अर्जुन सिंक के पास खड़ा खालीपन में देख रहा था। अनाया ने आखिरी प्लेट पोंछकर अलमारी में रख दी। आप ठीक हैं? उसने पूछा। हाँ, अर्जुन ने जल्दी से जवाब दिया। फिर एक ठहराव के बाद, मेरा इरादा उसे हतोत्साहित करने का नहीं था। मुझे पता है, अनाया ने कहा। उसकी आवाज में कोई आरोप नहीं था, बस एक सादा सा अवलोकन। मैं थक गया हूं। उसने सांस छोड़ी। ऐसा लगता है जैसे मैं हमेशा ही थका रहता हूं। वह सामने काउंटर से टिक गई। वह थकान सिर्फ नींद से नहीं जाती। अर्जुन हल्का सा हंसा। अब तुम डॉक्टर भी बन गई हो? वह हल्के से मुस्कुराई। नर्स, याद है? उसने सिर हिलाया। उनके बीच खामोशी उतर आई, पहले से ज्यादा भारी। मुझे आपसे कुछ कहना चाहिए, अनाया ने कहा। अर्जुन ने ऊपर देखा। उसने अपने हाथ आपस में कसकर पकड़े, फिर छोड़ दिए। मेरी नौकरी के बारे में। तुम्हें जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूं, उसने जल्दी से कहा। अगर मैं यहां रह रही हूं, अगर रिया यहां है, तो मैं नहीं चाहती कि सब कुछ आधे सच पर टिका हो। अर्जुन ने बीच में नहीं टोका। मुझे स्टाफ कटौती की वजह से नहीं निकाला गया, उसने कहा। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। अर्जुन ने यह बात स्वीकार की। क्यों? उसने नीचे देखा। एक मरीज। अर्जुन इंतजार करता रहा। वो एक रात देर से आया। इमरजेंसी भरी हुई थी। उसे पहले 2 बार वापस भेजा जा चुका था। तीसरी बार जब वह लौटा, उसकी हालत और खराब थी। उसकी आवाज अब भी स्थिर थी, लेकिन उसकी उंगलियां कस गई थीं। ड्यूटी पर डॉक्टर बहुत व्यस्त था। आदेशों में देरी हो रही थी। वह बार बार मदद मांग रहा था। मुझे पता था कि कुछ ठीक नहीं है। उसने निगला। मैंने खुद फैसला लिया। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ लीं। लगता है तुमने वही किया जो करना चाहिए था। यह मेरा अधिकार नहीं था, उसने कहा। मैंने प्रक्रिया को दरकिनार किया, बिना मंजूरी के जांच के लिए कहा। और इससे उसकी जान बच गई, उसने कहा। आंतरिक रक्तस्राव था। अगर मैं इंतजार करती। उसने सिर हिलाया। लेकिन मैंने उन लोगों को छुआ जिन्हें नहीं छूना चाहिए था। पैसा खर्च हुआ, कुछ लोग बुरे दिखे। अर्जुन उसे देखता रहा। उन्होंने तुम्हें इसके लिए निकाल दिया? आधिकारिक तौर पर, वरिष्ठों की बात न मानने के लिए, अनाया ने कहा। गैर आधिकारिक तौर पर, क्योंकि मुझे अपनी जगह पर रहना नहीं आता था। खामोशी लंबी हो गई। अर्जुन ने धीरे से कहा। तुमने सही किया। अनाया ने सांस छोड़ी, जैसे वो बहुत देर से रोके हुए थी। उसके बाद चीजें फिर सही नहीं रहीं। मरीज के परिवार ने चिट्ठियां भेजी। प्रबंधन ने वकील शामिल कर लिए। उसने उसकी ओर देखा। उसकी नज़र साफ थी लेकिन अब भी सतर्क। एक बार जब तुम्हें जोखिम का टैग मिल जाता है, तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। इसी वजह से सब इतना जल्दी बिखर गया? हाँ, उसने जवाब दिया। वह काउंटर से टिक गया। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अनाया हिचकिचाई। क्योंकि लोग कहते हैं कि वे इसका सम्मान करते हैं, फिर करते नहीं। अर्जुन कुछ देर चुप रहा। उसे याद आया कि उसने कबीर के साथ अभी कैसा व्यवहार किया था। शांत, दृढ़। मेरी पत्नी अस्पताल में चली गई, उसने अचानक कहा। अनाया ठिठक गई। कार दुर्घटना थी, वह सर्जरी से बच गई थी। फिर रात में कुछ गलत हो गया। संक्रमण। उन्हें बहुत देर से पता चला। अनाया कुछ नहीं बोली। मैंने महीनों तक हर फैसले को दोहराया, हर उस इंसान को जो उस कमरे में आया और गया। उसने उसकी ओर देखा। अगर किसी ने उसके लिए नियम तोड़े होते, मैं जानना चाहता। अनाया की आंखों में आंसू चमके, लेकिन वो उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने हल्का सा सिर हिलाया। धन्यवाद। उस रात के बाद कुछ बदल गया। ये प्यार नहीं था,
अभी नहीं, लेकिन ये सच्चाई थी। वे ज्यादा बात करने लगे। लगातार नहीं, बस उतना जितना जरूरी था। काम के बारे में, रिया के स्कूल के बारे में, कबीर की चुप्पी के बारे में, और इस बारे में कि दर्द कब बिना बताए आ जाता है। एक शाम अनाया ने अर्जुन को कबीर के कमरे में बिस्तर के किनारे बैठे देखा। लाइट बंद होने के बाद दीवार को घूरते हुए। वो ठीक है? उसने दरवाजे से धीरे से पूछा। हाँ, बस थोड़ा समय चाहिए, उसने कहा। उसने सिर हिलाया। मुझे भी, कभी कभी। उसने उससे कोई सफाई नहीं मांगी। उनके बीच का तनाव छोटे छोटे पलों में बढ़ता गया। सिंक के पास एक छू जाना, खाने की मेज पर एक नज़र जो ज्यादा देर तक ठहर गई, और फिर दोनों का पीछे हट जाना। सावधानी से। एक रात तूफान के दौरान बिजली चली गई। बच्चे सो रहे थे। अर्जुन ने लिविंग रूम में मोमबत्तियां जलाईं। अनाया सोफे पर बैठी थी, घुटने मोड़े हुए, लौ को देखती हुई। यहीं से सब शुरू होता है, उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। क्या? सब कुछ खोना, थोड़ा थोड़ा करके। वो मोमबत्ती की रोशनी में उसके चेहरे को देखता रहा। और ये? उसने पूछा। यह क्या है? अनाया ने उसकी ओर देखा, सच में देखा। मुझे नहीं पता, उसने ईमानदारी से कहा, लेकिन मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं इसे खोना नहीं चाहती। बिजली एक हल्की गूंज के साथ वापस आ गई। रोशनी झिलमिला उठी। कोई हिला नहीं, किसी ने उस दूरी को पार नहीं किया, लेकिन कुछ था जो एक सीमा पार कर चुका था, और दोनों ने उसे महसूस किया। मौका एक गुरुवार की दोपहर आया। अनाया किचन टेबल पर बैठी थी, फोन कान से लगाए। उसकी आवाज धीमी थी। अर्जुन पीछे के दरवाजे से अंदर आया। बस कुछ टुकड़े ही सुन पाया। जी, मैं समझती हूँ। शुरू करने की तारीख। फिर उसने कॉल खत्म कर दी और चुप बैठी रही। अच्छी खबर? अर्जुन ने पूछा। उसने ऊपर नहीं देखा। शायद। उस रात जब बच्चे सो गए, उसने बताया, 2 घंटे दक्षिण में एक क्लिनिक, स्थिर समय, लाभ, स्टाफ हाउसिंग, लेकिन उसे 1 महीने के भीतर वहां जाना होगा। मैंने अभी स्वीकार नहीं किया, उसने जल्दी से कहा। मैं बस सब सुनना चाहती थी। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसके सीने में एक खालीपन फैल गया। अच्छा है, उसने कहा, क्योंकि यह सच था, और क्योंकि यह दुख दे रहा था। 2 दिन बाद अर्जुन एक पुराने सहकर्मी से हार्डवेयर स्टोर में मिला। सामान्य बातचीत ने दिशा बदल ली। एक नाम आया, एक अस्पताल, एक मुकदमा जो कभी खबरों में नहीं आया। दुर्भाग्य, उस आदमी ने कहा, नज ने ज्यादा कर दिया। परिवार अभी भी मुकदमा करना चाहता है। अर्जुन चुपचाप घर लौटा। उस रात उसने इंतजार किया जब तक घर शांत नहीं हो गया। तुमने मुझे सब कुछ नहीं बताया, उसने कहा। अनाया सख्त हो गई। मैंने जो जरूरी था वह बताया। तुमने वो बताया जिससे तुम बहादुर लगो, वह नहीं जो उलझा हुआ है। उसकी आंखों में चमक आई। तुमने पता लगाया? मुझे जरूरत नहीं थी, वो खुद सामने आ गया। बहस फटी नहीं, वह दह गई। शब्द कम पड़ गए, भरोसा पतला हो गया। उस रात अनाया ने अपना कपड़े का बैग समेटा। सब कुछ नहीं, बस जितना जरूरी था। मैं उस जगह नहीं रह सकती जहां मैं एक जोखिम हूं, उसने कहा। न तुम्हारे लिए, न कबीर के लिए। अर्जुन ने सोती हुई रिया की ओर देखा, फिर नजर फेर ली। तुम कब जाने वाली हो? अनाया ने निगला, इससे पहले की बात और कठिन हो जाए। वो भोर से पहले ही चली गई। जब कबीर जागा, कमरा खाली था। घर फिर से शांत हो गया, लेकिन अब उस खामोशी को उनके नाम पता थे। सन्नाटा जल्दी भर गया। अर्जुन ने सारी दिनचर्या वैसी ही रखी क्योंकि कबीर को उसकी जरूरत थी। नाश्ता समय पर, स्कूल छोड़ना, काम, रात का खाना। लेकिन घर में कुछ गलत था, जैसे चीजें हिल गई हों और फिर कभी अपनी जगह पर न लौटी हों। कबीर ने पहली रात रिया के बारे में पूछा, फिर दूसरी रात, तीसरी रात। उसने पूछना बंद कर दिया और चुप रहने लगा। यह अर्जुन को सवालों से भी ज्यादा डरावना लगा। 2 हफ्ते बाद उसे कबीर के शिक्षक का फोन आया। कुछ गंभीर नहीं, बस चिंता, कम बोलना, खिड़की के बाहर देखना। अर्जुन उसके बाद घर लौटते हुए कार में काफी देर तक बैठा रहा। इंजन बंद था, उसके हाथ अब भी स्टीयरिंग पर थे। साफ आसमान विंडशील्ड में झलक रहा था। उसने उन सभी तरीकों के बारे में सोचा जिनसे उसने खुद को समझाया था कि वो दूरी बनाकर अपने बेटे की रक्षा कर रहा है। अनाया ने कहीं और नई शुरुआत की।
क्लिनिक के पास एक छोटा सा अपार्टमेंट। सुबह की शिफ्ट, लंबे दिन। रिया उससे जल्दी ढल गई। बच्चे हमेशा ऐसे ही होते हैं। अनाया खुद को व्यस्त रखती थी, क्योंकि रुकना मतलब सोचना होता। वे फिर एक शनिवार की सुबह किराने की दुकान के बाहर अचानक मिले, उनकी दो अलग जिंदगियों के बीच कहीं। रिया ने सबसे पहले कबीर को देखा और उसकी ओर दौड़ पड़ी। दोनों एक दूसरे से टकराए, हंसते हुए, एक साथ बोलते हुए, जैसे उनके बीच कभी दूरी आई ही न हो। अर्जुन और अनाया कुछ कदमों की दूरी पर खड़े थे। तुम ठीक लग रही हो, अर्जुन ने कहा। मैं ठीक हूं, अनाया ने जवाब दिया। फिर एक पल बाद, और तुम? वह झिझका। मैं कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने माफी नहीं मांगी, अभी नहीं, लेकिन जब वे अलग हुए, दोनों ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, उन अनकहे शब्दों का भार महसूस करते हुए। उन्होंने अगली मुलाकात की योजना नहीं बनाई, वो बस हो गई, क्योंकि रिया ने पूछा, और कबीर ने बिना समझे उसे दोहरा दिया, जैसे यह कोई साधारण बात हो। वे एक शाम पार्क में मिले, एक तटस्थ जगह। बच्चे आगे दौड़ गए, झूलों के लिए झगड़ते हुए। अर्जुन और अनाया एक ही बेंच के दो सिरों पर बैठ गए। मैं गलत था, अर्जुन ने कहा। उसकी नज़र सामने टिकी थी, सावधानी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि मैंने डर को सब कुछ तय करने दिया। अनाया ने सिर हिलाया। मुझे पूरी सच्चाई पहले ही बता देनी चाहिए थी, इससे पहले कि तुम्हें कहीं और से सुनना पड़े। खामोशी। फिर उसने धीमे से कहा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे अलग नज़र से देखो। मैंने तुम्हें अलग नज़र से देखा, बस वैसे नहीं जैसे तुम सोचती हो। वो उसकी ओर मुड़ी, सच में देखा। मैं सिर्फ जीते रहने से थक गई हूं, उसने कहा। मैं कुछ स्थायी चाहती हूं, चाहे वो मुश्किल ही क्यों न हो। अर्जुन ने सांस छोड़ी। मैं भी। उन्होंने जल्दी नहीं की, उन्होंने शुरुआत की, छोटी छोटी डिनर से बच्चों के साथ। जब समय टकराता, तो साथ में बच्चों को लेने से, उन बातचीतों से, जो कठिन किनारों से नहीं बचती थी। बच्चों ने सबसे पहले महसूस किया, हमेशा की तरह। एक शाम, जब रिया और कबीर लिविंग रूम के फर्श पर एक टेढ़ा मेढ़ा टावर बना रहे थे, अनाया ने अनजाने में अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उसने उसे छोड़ा नहीं। किसी ने प्यार शब्द नहीं कहा, लेकिन उन्होंने उसे चुन लिया। 2 साल बिना किसी औपचारिक निशान के गुजर गए। जिंदगी परफेक्ट नहीं बनी, लेकिन स्थिर हो गई। सुबहें फिर से शोरगुल से भर गईं। दरवाजे के पास रखे जूते अब 4 लोगों के थे। शेड्यूल एक दूसरे से टकराते, बहसें होती, फिर खत्म भी हो जाती। घर ने नए लय सीख लिए। अर्जुन ने एक सामान्य सी शाम को, बच्चों के सो जाने के बाद, प्रपोज किया। कोई भाषण नहीं, बस रसोई में उबलती केतली के बीच एक सवाल। अनाया पहले हंसी, फिर रोई, फिर हाँ कहा। उन्होंने दार्जिलिंग हाइट्स के पास एक छोटे से कोर्ट हाउस में शादी की। कबीर ने अंगूठियां अपने उस कोट की जेब में रखी, जो उसके लिए थोड़ा बड़ा था। रिया ने वो ड्रेस पहनी जो उसने खुद चुनी थी, और सबको ऐसे हाथ हिलाया जैसे यह उसका काम हो। उसके बाद वे घर लौटे। खाने के डिब्बे मेज पर रखे गए। बच्चों को सामान्य से ज्यादा देर तक जागने दिया गया। देर रात, जब घर आखिरकार शांत हो गया, अर्जुन और अनाया खिड़की के पास खड़े थे। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, हल्की, लगभग शालीन। मजेदार है, अनाया ने धीरे से कहा। सब कुछ ऐसे ही शुरू हुआ था। अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ। उसने उसका हाथ थाम लिया। वो उसके कंधे से लग गई, जरूरत से नहीं, बल्कि क्योंकि वह चाहती थी। बाहर बारिश गिरती रही। अंदर घर गर्म, भरा हुआ, जीवित था। और इसी तरह एक साधारण सा दयालु काम, एक अकेले पिता, एक साहसी नज़, और उनके बच्चों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गया।